हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ यूनिट 1 और 2 को कवर करेंगे। वीडियो के अंदर आपको जो है एक एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, नोट्स वगैरह साथ में हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस किए गए। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की, तो इसके जस्ट पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो क्या डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों में, नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या डिफरेंस है, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। नेशनलिज्म इन यूरोप की जब हम बात करते हैं, बेसिकली इट इज़ एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। यानी जब हमने पहले चैप्टर में बात की थी नेशनलिज्म इन यूरोप में, तो वहाँ पे नेशन स्टेट्स के क्रिएशन की बात की जा रही थी, जबकि इंडिया में नेशनलिज्म की जो एक फीलिंग थी लोगों में, वो डेवलप होती है एज एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जब हमारा जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट था वो आगे 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 बढ़ता है, ठीक है, तो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स यहाँ पे और भी ज़्यादा लोगों में स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि लोगों में और भी ज़्यादा यहाँ पे यूनिटी डेवलप होती है जैसे जैसे हमारा स्ट्रगल जो है अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म वो प्रोसीड करता है आगे, ठीक है। एक कॉमन बाइंडिंग जो फैक्टर था यहाँ पे जो सबको आपस में जोड़ता है, वो क्या है, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म। यानी कि हर एक डिफरेंट जो भी सोशल ग्रुप्स थे, डिफरेंट जो कम्युनल ग्रुप्स थे, वो कहीं ना कहीं हर कोई ऑप्रेस था, हर कोई ब्रिटिश रूल से परेशान था, ठीक है। अपने अपने एक्सपीरियंसेस थे उनके, तो यही एक कॉमन बाइंडिंग फैक्टर था जिनको आपस में जोड़ रहा था। बट जाहिर सी बात है यहाँ पे जो कह रहे हैं, जो ईच क्लास था, हर एक क्लास, हर एक ग्रुप, उसने जो इफेक्ट्स फील किए थे कॉलोनलिज्म के, वो डिफरेंट थे उनके लिए। उनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग थे और उनके लिए फ्रीडम का नोशन जो मीनिंग था वो भी सेम नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी जो हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनको एक साथ लाते हैं विद इन वन मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट जिनकी हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सीडीएम वगैरह, ठीक है। तो वैसे तो भाई हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, काफ़ी कहानी इसके पीछे से शुरू होती है, बट पर्टिकुलर इस चैप्टर की अगर हम बात करें, हम सिलेबस में अपने कन्फाइन होकर पढ़ेंगे, तो 1920s के बाद से ही इस चैप्टर को कवरअप किया गया है। शुरुआत करेंगे पहली यूनिट की, जिसका टाइटल है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ये क्वेश्चन हमसे पुटअप किया जाता है एज एन स्टेटमेंट that the war how first world war created a new economic and political situation in India। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। पहली बात तो भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यहाँ पे डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको फाइनेंस करने के लिए वॉर लोन्स लिए जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा टैक्सेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ रेज़ की जाती हैं और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इंडिया के अंदर। वॉर जो ड्यूरेशन था, इस समय हर एक चीज़ के प्राइजेज़ यहाँ पे डबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आम आदमी था उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। एक्सट्रीम हार्डशिप मतलब कॉमन पीपल जो थे उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं यहाँ पे। विलेजेस, एक और समस्या थी कि जो विलेजर्स थे, दे वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। मतलब विलेजेस से यहाँ पे फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा था अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आर्मी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। इसके बाद लगातार दो यहाँ पे जो क्रॉप ईयर्स थे, 1918 एंड 2021, इन दोनों ही सालों में यहाँ पे क्रॉप फेलियर देखने को मिलता है कई पार्ट्स में इंडिया के, जिसकी वजह से एक फूड शॉर्टेज वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा इसके साथ इन्फ्लुएंज़ा एपिडेमिक जी भी स्प्रेड हो जाता है। तो इन समस्याओं के चलते भारत के अंदर लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो हैं यहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एक हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहे थे बिकॉज ऑफ वॉर जो क्रिएट होती है, इसको इन पॉइंट्स के थ्रू हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो सबसे पहले तो सत्याग्रह को प्रॉपरली डिफाइन करना हमें आना चाहिए। तो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे दी गई है कि भाई सत्याग्रह एक नोवल मेथड है मास एजिटेशन का, जो एम्फेसाइज करता है किस पे, पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, ठीक है। इसका कहना है कि भाई अगर जो कॉज है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम मूवमेंट कर रहे हैं, वो अगर इफ़ इट इज़ ट्रू है ना, अगर वो सच्चाई पे बेस्ड है, तो स्ट्रगल जो है, और अगर हमारा जो स्ट्रगल है इट इज़ अगेंस्ट इनजस्टिस,
देन फिजिकल फोर्स इज़ नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर, ठीक है। विदाउट सीकिंग वेंजेंस मतलब बिना कोई बदले की भावना लिए, विदाउट बीइंग एग्रेसिव, बिना एग्रेसिव हुए, एक सत्याग्रही जो है वो कोई भी बैटल नॉन वायलेंस को के थ्रू जीत सकता है, ठीक है। अब ये कैसे किया जा सकता है भाई? दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। दैट मीन्स हमें सिर्फ यहाँ पे जो ऑपरेसर है वी हैव टू मेक हिम रियलाइज, हमें उसे रियलाइज़ करवाना है कि वो गलत है, ठीक है। सो बाय दिस स्ट्रगल यानी कि सत्याग्रह के थ्रू जो ट्रुथ है इट इज़ बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प मतलब उसकी जीत होना निश्चित है यहाँ पे। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस। नॉन वायलेंस वो बेसिक प्रिंसिपल है जिससे लोगों को यूनाइट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि हाउ गांधी जी मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सत्याग्रह एंड पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह में क्या डिफरेंस है, गांधी जी ने किस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया है? तो पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि भाई इसको गांधी जी ने कहा दैट इट इज़ अ वेपन ऑफ द वीक। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब जैसे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट ऐसी भीड़ को क्या होता है अक्सर प्रोवोक करने पे वो वायलेंट हो सकती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि पैसिव रेजिस्टेंस इज़ द वेपन ऑफ द वीक। इट डज़ नॉट एक्सक्लूड द यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स और वायलेंस फॉर द पर्पज़ ऑफ गेनिंग वंस एंड। मतलब अपना जो मोटिव है, जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल फोर्स का यूज़ ना किया जाए, वॉयलेंस का यूज़ ना किया जाए। बट सत्याग्रह के केस में इट हैज़ बीन कंसीव्ड दैट एज अ वेपन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब सत्याग्रह को जो है इट हैज़ बीन कॉल्ड द वेपन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट, जो एंड इट एक्सक्लूड्स द यूज़ ऑफ वॉयलेंस इन एनी शेप एंड फॉर्म। यानी यहाँ पे सत्याग्रह के केस में कोई भी वॉयलेंस का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक। सो मोटिव बिहाइंड सत्याग्रह वॉज नॉट टू डिस्ट्रॉय और हरास द ओपोनेंट, ठीक, बट टू कन्वर्ट हिम, विन हिम ओवर बाय सिंपैथी, बाय पेशेंस, बाय सेल्फ सफरिंग, है ना। तो हम सत्याग्रह में क्या कहते हैं कि भाई बिना कोई विदाउट सीकिंग वेंजेस, विदाउट बीइंग ऑप्रेसिव, सत्याग्रही कोई भी बैटल जीत सकता है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक सम द ऑप्रेसर रियलाइज़ कि वो गलत है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोली जा रही है कि जो मोटिव है यहाँ पे उसको नुकसान पहुँचाने का नहीं है, उसको हरास करने का नहीं है, बल्कि उसको कन्वर्ट करना है, उसको जीतना है बाय उसकी सिंपैथी गेन करनी है बाय अपने पेशेंस का यूज़ करके, अपनी सेल्फ सफरिंग का यूज़ करके, ठीक है। सत्याग्रह एक हम कह सकते हैं प्योर सोल फोर्स है, या ट्रुथ जो है इट इज़ अ वेरी सब्सटेंस ऑफ दिस सोल। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो सकता है सत्याग्रह का, ठीक है। अब बात करेंगे हम भारत आने के बाद गांधी जी ने 3 जगह पे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया था। 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आते हैं वापस, ठीक है। तो उन्होंने भारत में आने के बाद 3 जगह सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। सबसे पहला जो केस हमें सुनने को मिलता है वो है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो समझते हैं कि आखिरकार चंपारण में सत्याग्रह क्यों ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ठीक। तो चंपारण सत्याग्रह जो था ये सबसे पहला सत्याग्रह था जो 1971 में 1917 में गांधी जी ने ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक है। ये एक्चुअली में एक पीजेंट अपराइजिंग थी, एक फार्मर अपराइजिंग थी, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुई थी, ठीक है। फार्मर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, ज़रा इसको समझते हैं भाई। तो फार्मर जो हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे बिकॉज उनको यहाँ पे फोर्स किया जा रहा था इंडिगो ग्रो करने के लिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई इंडिगो एक ऐसा क्रॉप है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत तेज़ी से ख़राब करता है, और इवन इंडिगो ग्रो करने के लिए इनको जो पेमेंट दी जा रही थी वो बहुत कम दी जा रही थी। तो ये मेन इशू था यहाँ पे। चंपारण मूवमेंट आखिरकार ख़त्म कैसे होता है, तो गांधी जी के सपोर्ट की वजह से चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। चंपारण में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज होता है पीजेंट्स के सपोर्ट में, और ये सक्सेसफुल रहता है। इट एंडेड विद द पासेज ऑफ चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट, जिसकी वजह से जो इंडिगो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनको यहाँ पे जो है अब मतलब यहाँ पे फोर्स नहीं किया जा सकता था इंडिगो ग्रो करने के लिए, कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट है सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स। तो ये दूसरा सत्याग्रह था जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इंडिया आने के बाद आफ्टर चंपारण सत्याग्रह। तो अहमदाबाद
सत्याग्रह, या इसे हम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे पहली हंगर स्ट्राइक थी दैट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। अब अहमदाबाद सत्याग्रह जो था, इसका इशू क्या था, क्यों ये हो रहा था एक्चुअली में, इसके पीछे रीज़न समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इशू था जो वो मिल वर्कर्स के बीच में और जो मिल ओनर्स थे उनके बीच में एक विवाद था, इशू था। प्रॉब्लम कहाँ से आती है? प्रॉब्लम आती है भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी वजह से वॉर टाइम में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से हर एक चीज़, हर एक जो कमोडिटीज़ थी उनके प्राइजेस डबल हो चुके थे, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, क्लोथिंग हो, या कुछ भी और चीज़ें हों। सो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पे वर्कर्स जो थे वो 50% वेज इंक्रीमेंट की डिमांड करते हैं, ठीक है। बट जो मिल ओनर्स है वो 20% वेज इंक्रीज़ देने के लिए रेडी थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इस पे वर्कर्स अग्री नहीं करते हैं और स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। अब वर्कर स्ट्राइक को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे गांधी जी, और फाइनली यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और 35% के वेज इंक्रीज़ पे यहाँ पे वर्कर्स जो है गांधी जी और वर्कर्स यहाँ पे मान जाते हैं। तो इस तरह से अहमदाबाद जो सत्याग्रह था कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में, ये भी सक्सेसफुल रहता है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें खेदा सत्याग्रह, जो कि गुजरात में खेदा डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है 1918 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इशू था इसको भी समझ लेते हैं भाई। तो ये कह सकते हैं कि ये थर्ड सत्याग्रह था पहले तो, और इट वाज जस्ट लॉन्च 7 डेज आफ्टर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के जस्ट 7 दिन बाद इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और चंपारण और अहमदाबाद में एक सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ करने के बाद गांधी जी जो हैं यहाँ पे पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए दोबारा से सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एकदम से टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। 1918 के अंदर जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी उन्होंने खेदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 23% टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए थे, जबकि उस समय यहाँ पे जो है फेमाइन का इशू चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे कॉलरा और प्लेग जैसी बीमारियां भी फैली हुई थी, और गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन देने को तैयार नहीं थी, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे गांधी जी जो है यहाँ के पीजेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और जो टैक्स था उसके रिडक्शन की बात की जाती है, ठीक है। रेवेन्यू के रेमिटेंस की बात की जाती है, जिस पे फाइनली यहाँ पे कुछ समाधान इसका होता है इसके बेसिस पे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नेम है एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको ध्यान रखना है हमें। एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, दिस इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ रॉलेट एक्ट, और इसको पॉपुलरली जो है हम रॉलेट एक्ट के नाम से बुलाते हैं, जानते हैं, ठीक। इट वाज पास बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। रॉलेट एक्ट से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है बेसिकली, और किसी भी कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, लीडर को, रेवोल्यूशनरीज़ को ये अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर 2 years ड्यूरेशन विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। ये इसका मेन प्रोविज़न था, ठीक। चूँकि ये जो रॉलेट एक्ट था इट वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशंस और रॉलेट कमेटी, जिसका नाम रखा गया था, जो सिडनी रॉलेट थे उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था, ठीक है। इसको ब्लैक बिल या फिर नो वकील नो अपील नो दलील एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर सवाल पूछे जाएं कि भाई रॉलेट सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ था, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह की बात तो बाद में करेंगे, पहले रॉलेट एक्ट लाया क्यों गया था। बिकॉज देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1919 की, तो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी थी भारत के अंदर, ठीक है। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स एक्टिविस्ट बहुत एक्टिव हो चुके थे, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे सप्रेस करने के लिए, थोड़ा कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन को, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है रॉलेट एक्ट लाती है। अब बात करेंगे रॉलेट सत्याग्रह की। सो रॉलेट सत्याग्रह की बात करते हैं, ठीक है। एम्बोल्डेंड विद द सक्सेस ऑफ चंपारण, खेदा एंड अहमदाबाद, यानी कि जो 3 जगह पे इन्होंने सत्याग्रह गांधी जी ने भारत आने के बाद ऑर्गेनाइज़ किया, चंपारण में, खेदा में, अहमदाबाद में, ठीक है। इसमें जो इनको सक्सेस मिली उससे काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक होकर के गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई जो रॉलेट एक्ट पास किया है गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ यहाँ पे सत्याग्रह, नेशन वाइड सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल को एक हड़ताल से प्लान की गई थी, और ऐसा ही किया भी जाता है। 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ इसकी शुरुआत कर दी जाती है।
अब यहाँ पे रैलीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं शहर, अलग अलग शहरों के अंदर वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ठीक है, शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं। अब सिचुएशन जब यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे जो है, गवर्नमेंट को लगता है कि भाई जो कहीं लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, रेलवे टेलीग्राफ वगैरह ये सब चीज़ें बंद ना हो जाएं। इस वजह से गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करती है टू क्लैम्प डाउन द नेशनलिस्ट, यानी नेशनलिस्ट को कंट्रोल करने की बात सोचती है। इस वजह से लोकल लीडर्स जो थे उनको यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। अमृतसर से महात्मा गांधी की एंट्री पे रोक लगा दी जाती है दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद ये अल्टीमेटली ये इशू पहुंच जाता है आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट तक, ठीक है। तो 10th ऑफ अप्रैल को जो है, अब देखिए हम लोग 6 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। 10th ऑफ अप्रैल को यहाँ पे पुलिस जो है अमृतसर में फायरिंग कर देती है किसके ऊपर, एक पीसफुल प्रोसेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था उसके ऊपर, ठीक है। जिससे जाहिर सी बात है यहाँ पे लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है और वो बैंक्स वगैरह, पोस्ट ऑफिसेज, गवर्नमेंट जो भी बिल्डिंग्स वगैरह थी, इंस्टीट्यूशन से, उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। अब आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि भाई मार्शल लॉ क्या है, ठीक है। तो मार्शल लॉ जैसे आज के टाइम पे कर्फ्यू होता है, इसी तरीके से उस समय मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था, ठीक है। और जनरल डायर को यहाँ पे कमांड दे दी जाती है। 13th ऑफ अप्रैल को एक लार्ज क्राउड गैदर होता है, इकट्ठा होता है कहाँ पे, जलियांवाला बाग के अंदर। और इसमें से कुछ लोग जो हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे, बल्कि कुछ लोग जो हैं एक एनुअल जो बैसाखी फेयर यहाँ पे होता था उसको अटेंड करने के लिए आए हुए थे, ठीक। अब बीइंग आउटसाइडर होने की वजह से इनको ये पता नहीं था कि भाई यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है जनरल डायर यहाँ पे आ जाते हैं और जो एग्ज़िट पॉइंट्स थे उनको ब्लॉक करवा देते हैं। और ही ऑर्डर्ड ओपन फायर जिसमें अपॉन द सिटीजन, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। अब ये अपने टाइम की बहुत बड़ी घटना थी, जाहिर सी बात है। और जैसे ही इसकी खबर जो है यहाँ पे स्प्रेड होती है, लोगों तक पहुँचना शुरू होती है, ठीक। जो भीड़ थी वो सड़कों पे उतर पड़ती है यहाँ पे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ठीक। स्ट्राइक्स देखने को मिलते हैं, क्लैशेस होते हैं पुलिस के साथ, अटैक होते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। गवर्नमेंट भी यहाँ पे है जो ब्रूटली रिप्रेस करती है इस मूवमेंट को, जो ये लोग जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे उसको, ठीक है। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड, ठीक। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, डू सलाम टू ऑल द साहिब्स, ठीक है। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट बहुत ही बुरी तरीके से इसको रिप्रेस करती है। जो जिस तरह से इंडियन लोगों ने रिएक्ट किया था अगेंस्ट जलियांवाला बाग के ख़िलाफ़, ठीक है। अब वॉयलेंस लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए महात्मा गांधी जी जो हैं यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि भाई रॉलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर लिया जाए, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सत्याग्रही को जो है रोड पे ऐसे क्रॉल करते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। अगला टॉपिक है हमारा खिलाफत इशू। तो खिलाफत इशू की अगर बात की जाए, खिलाफत इशू, ठीक है। तो खिलाफत इशू क्या है इसको समझते हैं जल्दी से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ था, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है यहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में लड़ा जा रहा था, सेंट्रल पावर्स और एक्सेस पावर्स की तरफ से। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पावर्स थी उसमें ऑटोमन टर्की भी एक पार्ट था और इसकी हार होती है, ठीक है। अब ऑटोमन टर्की के हारने के बाद ऐसे रूमर्स हो रखे थे, स्प्रेड हो रखे थे कि भाई एक काफ़ी हार्श ट्रीटी यहाँ पे इम्पोज की जाने वाली है ऑटोमन जो एम्परर हैं उनके ऊपर। और जो ऑटोमन एम्परर थे उनको स्पिरिचुअल हेड भी माना जाता है इस्लाम थ्रू आउट द जो वर्ल्ड इस मुस्लिम्स हैं उनका, ठीक। तो भाई जो खलीफा हैं उनके टेम्पोरल पावर्स को डिफेंड करने के लिए, यहाँ पे टेम्पोरल मतलब लॉ मेकिंग जो पावर्स होते हैं, ठीक है, उनको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे एक खिलाफत कमेटी बनाई जाती है। मतलब इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स है बेसिकली अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और एक खिलाफत कमेटी बनाते हैं बॉम्बे में, अंडर लीडरशिप ऑफ जो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनकी लीडरशिप में खिलाफत कमेटी यहाँ पे बनती है। और ये लोग महात्मा गांधी के साथ यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं कि भाई कोई एक बड़ा मास एक्शन यहाँ पे क्या इस इशू के ऊपर हो सकता है। अब गांधी जी जो हैं यहाँ पे पहले ही से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि किस तरह से मुस्लिम्स
और हिंदूज़ को एक साथ लाया जाए, ठीक है। तो जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी इनके पास आती है खिलाफत इशू की, तो ये इसको जो है तुरंत इसमें हाँ बोल देते हैं, तुरंत ही मान जाते हैं, ठीक है। और कैलकटा सेशन में यहाँ पे डिस्कशन होता है, कांग्रेस का जो कैलकटा सेशन हुआ था सितंबर 1921 में, इन्होंने कन्विंस किया दूसरे लीडर्स को कि भाई हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च करना चाहिए इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब हम बात कर रहे थे कि रॉलेट सत्याग्रह जब ख़त्म होता है, कॉल ऑफ किया जाता है, तो गांधी जी को ये लगता है कि भाई जो सत्याग्रही हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है और एक नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करने की ज़रूरत है जहाँ पे हिंदूज़ और मुस्लिम्स को साथ में ला करके ही पॉसिबल हो सकता है। तभी हम यहाँ पे खिलाफत इशू में उनको साथ लाने की बात गांधी जी पहले से सोच रहे थे और ये अपॉर्चुनिटी इनके पास आ भी जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की। तो भाई हमने ये तो समझ लिया कि खिलाफत इशू कहाँ से आया था, ठीक है। बट नॉन कॉपरेशन का आइडिया कहाँ से आया, इसको समझ लेते हैं पहले। तो गांधी जी ने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, जिसमें इन्होंने बताया था कि भाई जो ब्रिटिश रूल है वो भारत में इस्टाब्लिश हो पाया है बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है। हम लोगों के सहयोग से, कॉपरेशन से जो है यहाँ पे ब्रिटिश रूल इस्टाब्लिश हो पाया है। और अगर हम लोग यहाँ पे कॉपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल जो है वो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे कोलैप्स कर जाएगा और स्वराज आ जाएगा, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहें, ठीक, तो हमें यहाँ पे सेकंड पॉइंट से एक डेफिनेशन मिल जाती है कि भाई एक पॉलिटिकल कैंपेन था, ठीक है, दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 4 सितंबर 1920 बाय महात्मा गांधी, ठीक, टू हैव इंडियंस रिवोक देयर कॉपरेशन, जहाँ पे ये जो है इंडियंस को कहते हैं टू रिवोक देयर कॉपरेशन, अपना को जो कॉपरेशन है जो उन्होंने दे रखा है, जैसे कि जो उनका आइडिया था हिंद स्वराज का, उसी को ये करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है, विद द एम ऑफ परसुएडिंग देम टू ग्रांट सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। अब थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स बेसिकली हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से अहिंसा का पालन करेंगे, ठीक है। जो प्रोटेस्टर्स हैं दे वुड रिफ्यूज़ टू बाय ब्रिटिश गुड, बॉयकॉट जो प्रोग्राम है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को यूज़ करेंगे, मतलब जो लोकल चीज़ें हैं, इंडियन गुड्स हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा। लिकर शॉप्स की पिकेटिंग की जाएगी। पिकेटिंग का मतलब होता है टू स्टॉप एंट्रेंस टू सम प्लेस, है ना। In addition to promoting self-reliance by spinning khadi, buying Indian-made goods only, and boycotting British goods, Gandhi's non-cooperation movement is also called for stopping planned uh, dismemberment of Turkey। मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि भाई हम नॉन कॉपरेशन वाले आइडिया पे तो काम करेंगे ही करेंगे, बट साथ में जो ऑटोमन टर्की के ख़िलाफ़ जो यहाँ पे बातें चल रही थी कि भाई उस पर काफ़ी हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाने वाली है, तो उसके ख़िलाफ़ जो खिलाफत इशू इन्होंने टुकअप किया था, उठाया था, ठीक, उस पे भी, उसको भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अनटचेबिलिटी के इशू को भी यहाँ पे जो है कवर अप किया जाएगा। सो अब हमारे सामने एक इमेज है जो कि बेसिकली जुलाई 1922 का एक सीन है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है और बॉयकॉट यहाँ पे फॉरेन क्लोथ्स का किया जा रहा है, ठीक। और बीचों बीच में हमें यहाँ पे एक चरखा दिखाया जा रहा है जो कि सिंबल है सेल्फ रिलायंस का, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट 2 के अंदर, ठीक है। यूनिट 1 हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यूनिट 2 की हम बात करेंगे डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, ठीक। डिफरेंट स्ट्रैंड्स मतलब जो डिफरेंट, चूँकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, इसके अंदर वेरियस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था और उनके सभी के अपने एस्पिरेशंस थे एक्चुअली में इसको पार्टिसिपेट करने के पीछे, ठीक। सभी ने जो स्वराज का, सभी के लिए जो स्वराज का मतलब था वो अलग था, ठीक है। दे रिस्पॉन्डेड इन डिफरेंट मैनर फॉर द टू द कॉल ऑफ दिस स्वराज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूवमेंट इन टाउन्स, ठीक है। तो टाउन्स एरियाज़ में अगर हम बात करें तो मूवमेंट जो है ये मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ शुरू होता है और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ देते हैं, टीचर्स जो हैं रिज़ाइन कर देते हैं, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं बॉयकॉट प्रोग्राम पूरी तरह से यहाँ पे जो है अडॉप्ट किया जाता है। काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर दिया जाता है, बट एक प्रोविंस थी मद्रास जहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टी, जस्टिस पार्टी जो थी,
उसने इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता था कि भाई बाय एंटरिंग इनटू द काउंसिल पावर गेन करके ही उनकी सिचुएशन जो है चेंज हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बता सकते हैं कि जो है किस कैसे ये मूवमेंट आगे प्रोसीड करता है, ठीक है, टाउन एरियाज़ के अंदर। तो भाई फॉरेन गुड्स की बॉयकॉट किया जाता है, लिकर शॉप्स की पिकेटिंग देखने को मिलती है, फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न इन ह्यूज बोन फायर्स, है ना। सो बेसिकली जैसे जैसे ये बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड होता है, लोग यहाँ पे जो है फॉरेन गुड्स को डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं, इम्पोर्टेड गुड्स को, एंड इंडियन गुड्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स को प्रमोट किया जाता है, हैंडलूम्स वगैरह का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा ऊपर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि भाई क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से मूवमेंट जो है टाउन एरियाज़ के अंदर बहुत जल्दी स्लो डाउन हो जाता है, ठीक। तो मूवमेंट जो था सिटीज़ के अंदर, कई रीज़न्स थे इसके पीछे। सबसे पहला रीज़न था कि भाई जो खादी क्लोथ प्रमोट किया जा रहा था इट वाज एक्सपेंसिव, है ना, और जो मिल क्लोथ होता था, ठीक है, जो इंपोर्ट हो रहा था वो चीप होता था। तो बिकॉज ऑफ दैट जो गरीब पुअर पीपल थे दे वर नॉट एबल टू बाय इट, ठीक है। एक ये रीज़न हो गया बहुत बड़ा, ठीक है। दूसरा, भले ही लोगों ने यहाँ पे जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से, कोर्ट्स थे, उनको बॉयकॉट कर दिया था, बट कोई हमारे पास अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जहाँ पे हम जा कर के काम कर सकते थे, ठीक है। तो इस वजह से भी जो भाई जाहिर सी बात है बहुत लंबे समय तक कोई नौकरियाँ छोड़ के नहीं घर पे बैठ सकता था, तो इसीलिए पीपल स्टार्टेड मूविंग बैक टू दोज ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस अगेन। इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट जो है स्लो डाउन हो जाता है, ठीक। अवध पीजेंट मूवमेंट की बात करेंगे, यानी कि कंट्री साइड में रूरल एरियाज़ के अंदर किस तरह से ये मूवमेंट प्रोसीड कर रहा था एनसीएम, ठीक है। तो अवध में, अवध क्षेत्र जो था, यहाँ पे जो पीजेंट्स थे देवर लेड बाय बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे, और ये फिजी में एज अ इंडेंचर्ड लेबर भी जा चुके थे। इंडेंचर्ड लेबर मतलब एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मूवमेंट था पीजेंट्स का वो किस लिए था इसको समझते हैं। पहले पहले तो ये मूवमेंट जो था ताल्लुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेंट्स डिमांड करते थे यहाँ पे। रेंट्स मतलब जो उनकी खेतों में काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे, उसके बदले में जो रेंट लेते थे उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था बेगार करने के लिए यहाँ पे, बेगार, और कह सकते हैं कि जो लैंडलॉर्ड के फार्म्स हुआ करते थे उन पे विदाउट एनी पेमेंट उन्हें काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। इसके अलावा एज टीनेंट्स इनको कोई सिक्योरिटी ऑफ टेनोर नहीं था इनके पास, मतलब इनसे, इनको जिस ज़मीन पे इनको खेती करने के लिए जो ज़मीन दी जाती थी वो इनसे कभी भी वापस ली जा सकती थी, इसका ये मतलब है। और दे आर ऑल्सो रेगुलरली एविक्टेड, ठीक है, ताकि कभी भी ये जो है किसी लीज लैंड पे ये कोई राइट्स एक्वायर ना कर सकें बेसिकली, इसलिए इनको बार बार जो है यहाँ पे रेगुलरली एविक्ट भी किया जाता था। पीजेंट मूवमेंट जो है इसीलिए यहाँ पे डिमांड जो बेसिकली इस मूवमेंट में के थ्रू पीजेंट्स की क्या डिमांड्स थी वो ही बताई गई। रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो कि हमने देखा एक इशू था। अबॉलिशन ऑफ बेगार, जिसके लिए उनको फोर्स किया जाता था, ठीक है। और सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, ये 3 मेजर डिमांड्स थी इस पीजेंट मूवमेंट के थ्रू पीजेंट्स की। इसके अलावा कई जगहों पे नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ठीक है। बेसिकली नाई धोबी बंद यानी जो बार्बर हैं और वॉशरमैन हैं दे विल नॉट गिव देयर सर्विसेज टू लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा औद का किसान सभा। तो भाई इसी के चलते जो समस्याएं भी हम देख रहे थे अवध क्षेत्र के अंदर चल रही थी, इसी के चलते 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पे अवध के डिफरेंट विलेजेस के अंदर जाते हैं और वहाँ के विलेजर्स से बात करते हैं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाई अक्टूबर औद किसान सभा यहाँ पे बनाई जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसको हेड कर रहे थे ये बाबा रामचंद्र और कुछ और लीडर्स थे यहाँ पे, ठीक। एक महीने के अंदर अंदर यहाँ पे 300 से ज़्यादा ब्रांचेस सेटअप हो जाती हैं डिफरेंट विलेजेस के अराउंड, ठीक है। जिससे बेसिकली इसके पीछे मोटिव ये था कि जब एनसीएम शुरू होगा तो इस पीजेंट मूवमेंट के थ्रू इन पीजेंट्स को उस मूवमेंट के साथ जोड़ना, एनसीएम के साथ जोड़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। बट जो पीजेंट्स थे, ठीक है, दे हैड कह रहा है कि दे हैड डेवलप्ड इन फॉर्म्स द मूवमेंट, जो पीजेंट मूवमेंट था वो एक कुछ अलग ही दिशा में चला जाता है।
कह सकते हैं कि जिसको कांग्रेस अप्रूव नहीं कर सकती थी, इस तरह से मूवमेंट प्रोसीड करता है ये। जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड अप होता है, यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, ताल्लुकदार और मर्चेंट्स के घरों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, बाज़ार्स में लूटपाट शुरू हो जाती है, जो होर्डेड ग्रेन्स थे उनको यहाँ पे टेक ओवर कर लिया जाता है। कई जगह पे जो लोकल लीडर्स होते हैं वो लोगों को बताते हैं कि भाई जी गांधी जी ने जो है कहा है कि कोई टैक्सेस यहाँ पे नहीं करने हैं, ठीक, और जो ज़मीन है उसका वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे लोगों के बीच में। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं महात्मा गांधी का नाम यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था। जो भी यहाँ पे एक्शंस देखने को मिल रहे थे, लोगों की जो एस्पिरेशंस थे उनको उनको लेकर के जो एक्शंस वो कर रहे थे उसको जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट की बात करें, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में जो चल रहा था, तो गुडेम हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट चल रहा था। जाहिर सी बात है इसको भी कांग्रेस अप्रूव नहीं कर सकती थी क्योंकि वो तो नॉन वायलेंस की बात करती है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि भाई जैसे कि हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ट्राइबल्स की एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर कि वो अपने कैटल्स को ग्रेज नहीं कर सकते थे या कुछ भी चीज़ें कलेक्ट नहीं कर सकते थे फॉरेस्ट एरियाज़ से। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी इन लोगों के लिए, ठीक। इसकी वजह से ये लोग जो है यहाँ पे गुस्सा थे और इनको ऐसा लग रहा था कि भाई ना सिर्फ इनका लाइवलीहुड छीन गया है इनसे, बल्कि इनके ट्रेडिशनल राइट्स भी जो है इनसे छीन लिए गए हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल राइट्स क्यों छीन लिए गए? बिकॉज फॉर, ठीक है, तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा था कि भाई इनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो तो छीन ही लिए गया है, बट साथ में उनके ट्रेडिशनल राइट्स भी जो है यहाँ पे उनसे छीन लिए गए हैं। हद तो यहाँ पे तब हो जाती है भाई जब इनको यहाँ पे फोर्स किया जाता है बेगार करने के लिए रोड बिल्डिंग वगैरह में, ठीक है। तो तब जा कर के जो ये ट्राइबल्स से यहाँ पे रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम यहाँ पे अलूरी सीताराम राजू की। तो जाहिर सी बात है ये जो गुडेम हिल्स में जो ये मिलिटेंट मूवमेंट चल रहा था, इसको लीड कर रहे थे जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, इनको लीड कर रहे थे। लीड करने वाले जो व्यक्ति थे वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फिगर थे और उन्हीं की हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं, अलूरी सीताराम राजू की बात करने जा रहे हैं। तो ये एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे जिनका कह सकते हैं जिन्होंने एक आर्म्ड कैंपेन यहाँ पे चलाया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। बेसिकली हर जगह पे इवन हम देखें तो हर जगह पे ही जो जहाँ पे भी देखा जाए जो फॉरेस्ट एरियाज थे वहाँ पे ट्राइबल्स की जो है एंट्री यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट की थी ब्रिटिश लोगों ने, जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था। और ऐसा ही यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि भाई 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लाया जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो फ्री मूवमेंट हुआ करता था आदिवासीज़ का फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इवन जो ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे पोडू या कई जगह पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन लोग प्रैक्टिस करते थे वो अब नहीं कर पा रहे थे, ठीक। अलूरी सीताराम राजू का कहना था कि भाई कि क्लेम करते थे कि भाई इनके पास स्पेशल पावर्स हैं, ये बिल्कुल करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं या बुलेट शॉट्स भी सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब राजू से प्रभावित होकर के बहुत सारे जो रेबल्स थे वो इनको एक इनकारनेशन ऑफ गॉड मानते थे, ठीक है। राजू महात्मा गांधी के बारे में बात करते थे, उनकी महानता की बातें करते थे और वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इनसे, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे। इवन ये परसुएट करते हैं यहाँ पे लोगों को खादी पहनने के लिए और ड्रिंकिंग गिव अप करने के लिए। बट एक दूसरी तरफ इनका ये भी मानना था कि जो है इंडिया को लिबरेट किया जा सकता है सिर्फ जो है बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, नॉट बाय नॉन वायलेंस। तो इस मामले में ये तो जो है गांधी जी से अलग थे। अब गुडेम रेबल्स जो हुआ करते थे ये अटैक करते थे पुलिस के ऊपर, कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर इन्होंने अटैक किया, उनको मारने की कोशिश की, ठीक है। और अपना जो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक था इसको इन्होंने कंटिन्यू रखा स्वराज को अचीव करने के लिए, ठीक है। बात करेंगे अगले टॉपिक की, स्वराज इन प्लांटेशंस। वर्कर्स जो थे प्लांटेशंस के अंदर उनका भी एक अपना इंटरप्रिटेशन था स्वराज का। फॉर कह सकते हैं जो प्लांटेशन में काम करने वाले वर्कर्स थे, ठीक है। स्वराज का मतलब इनके लिए क्या था? उनके लिए फ्रीडम का मतलब था राइट टू मूव फ्रीली एंड इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज, यानी जो प्लांटेशंस हैं वहाँ से उनको फ्रीली मूव करने दिया जाए, ठीक है, जब वो चाहें अपने घर जा सकें वापस, ठीक। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि भाई 1859 में एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट आया था जिसकी वजह से जो प्लांटेशन वर्कर्स थे दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन।
और यहाँ तक तो ठीक था, बट प्रॉब्लम ये थी कि परमिशन एक्चुअली में दी ही नहीं जाती थी। ठीक है, तो जब इन लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो हैं यहाँ पे, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स यहाँ पे जो है वहाँ से प्लांटेशन से निकल पड़ते हैं विदाउट परमिशन, और जो है अपने घरों की तरफ निकल पड़ते हैं एक्चुअली में। ठीक, उन्हें लगता है कि गांधी राज आने वाला है और हर किसी को जो है अपने विलेजेस के अंदर यहाँ पे ज़मीनें दी जाएंगी। ठीक, बट एक्चुअली होता क्या है, दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। बीच में ही जो है यहाँ पे इनको पुलिस रोक लेती है और इनको बुरी तरह से पीटा जाता है और इन्हें वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी अभी तक हमने केसेस पढ़े, तो इन तीनों सारे ही केसेस के थ्रू हमें यह समझ में आता है कि भाई स्वराज का जो मीनिंग था लोगों के लिए वो अलग अलग था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ने के जो उनके मोटिव्स थे वो अलग अलग थे। ठीक है, और यही एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि एनसीएम के फेल होने का कारण भी था कि लोग स्वराज के लिए फ़ाइट नहीं कर रहे थे, स्वराज के लिए नहीं खड़े थे, वो अपने अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जो है यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ रहे थे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि मेजर रीज़न था बिहाइंड द कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये 4 फरवरी 1922 को होता है। ठीक है, और ये एक्चुअली में जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश में ये जगह है। ठीक है, पुलिस यहाँ पे फायर कर देती है एक क्राउड के ऊपर, जो कि बहुत ही जो कि मतलब एनसीएम में ही पार्टिसिपेट कर रहा था, उसके ऊपर यहाँ पे फायरिंग कर दी जाती है पुलिस की तरफ से। अब रिटेलिएट करते हुए यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले यहाँ पे मर जाते हैं। ठीक है, इसी इंसिडेंट को चौरी चौरा इंसिडेंट कहा गया और इसी के बाद जो है महात्मा गांधी यहाँ पे जो है एनसीएम को कॉल ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है चौरी चौरा इंसिडेंट का ही एक सीन दिखाया गया है। ठीक है, जिसका एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन भी हमें नीचे साइड में मिल जाता है। ठीक, इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन, आखिरकार इसका इम्पैक्ट क्या रहा, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की हम बात कर लेते हैं पहले। तो ये पहला एक नेशन वाइड मास मूवमेंट था जिसने हज़ारों की भीड़ को मोबिलाइज़ किया। ठीक है, अलग अलग रीजन से, क्लास से, रिलीजन से। ठीक है, एक सेंस ऑफ यूनिटी और सॉलिडारिटी लोगों में डेवलप होती है। ठीक, इसने गवर्नमेंट की लेगिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया, चैलेंज किया। ठीक है, इसके अलावा इट एक्सपोज द वीकनेसेस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकनॉमी। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां थी, इकनॉमी में जो इकनॉमिक पॉलिसीज़, रॉन्ग इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनकी, उसको ये इसने हाईलाइट किया। इसके अलावा एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यहाँ पे लोग या एस्पिरेशन जो थी लोगों में, इंडियन लोगों में, वो अराउज़ होती हैं। ठीक है, उसको अराउज़ करने में हेल्प करता है ये। इट इंस्पायर्ड वेरियस अदर मूवमेंट्स, कई और मूवमेंट्स को इंस्पिरेशन मिलती है इससे, जिससे अलग अलग पार्ट में कंट्री के अंदर कई मूवमेंट शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड वेरियस एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी जो है काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं इस मूवमेंट से। इट फोर्स ब्रिटिश टू अडॉप्ट मोर कॉन्सिलेटरी एंड रिफॉर्मिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं एनसीएम के। एक और टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है बारदोली सत्याग्रह। ठीक, बारदोली एक तालुका है गुजरात के अंदर, मतलब तालुका है गुजरात के अंदर, जो कि कह रहा है कि यहाँ पे इट वाज हिट बाय फ्लड एंड फेमाइन इन 1925, जिससे वहाँ पे जो क्रॉप यील्ड होती है बहुत एडवर्सली इफेक्ट होती है, और जाहिर सी बात है इससे फार्मर्स फाइनेंशियली इफेक्ट होते हैं। अब फार्मर्स की मुश्किलों को पूरी तरह से यहाँ पे इग्नोर करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा देती है 22%, जिस समय इतनी सारी समस्याएं पे पहले से थी। तो 1928 में जो फार्मर्स थे बारदोली के, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे इनवाइट किया टू लॉन्च अ प्रोटेस्ट मूवमेंट, जिसमें सभी उनकी जो समस्याएं हैं वो रिजॉल्व हो सकें। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत होती है, और जो रेवेन्यू था इट वाज रिड्यूस टू 6.03%। सोचिए 22% इंक्रीज़ किया गया था, उसको घटा करके 6.03% पे ये ले आए। ठीक है, जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन रहा वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, पीजेंट्स वर रिटर्न देयर कॉन्फिस्केटेड लैंड, जिन किसानों की ज़मीनें जो हैं कॉन्फिस्केट कर ली गई थी वो वापस कर दी गई। पटेल इस सत्याग्रह के थ्रू वजह से कह सकते हैं एक नेशनल लीडर के रूप में इमर्ज होते हैं। ठीक है, और
जो महिलाएं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी, चूँकि काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन वुमेन का भी था इसके अंदर, तो इन्हीं महिलाओं ने जो है सरदार पटेल को मतलब वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे सरदार का जो टाइटल था वो दिया था। ठीक है, तो पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, पार्ट 2 ज़रूर देखें, तभी जो है आपको चैप्टर पूरा समझ में आएगा, और जल्दी ही अदर जो चैप्टर्स हैं हमारे हिस्ट्री के, जैसे प्रिंट कल्चर का चैप्टर है, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।